नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस रहस्यमयी दुनिया की जहां पहुंचना ही मौत को दावत देने जैसा है। कल्पना कीजिए आप गहरी नींद में हैं और अचानक आपकी आंखें खुलती हैं, पर आप बिस्तर पर नहीं बल्कि हवा में 160 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन की ओर गिर रहे हैं। नीचे मौत की तरह फैला हुआ एक अंतहीन घना जंगल और ऊपर गहरा नीला आसमान। ये कोई डरावना सपना नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत है। कहानी की शुरुआत है रॉयस नाम का एक खतरनाक शिकारी, जिसकी आंखें खुली तो उसने खुद को बादलों को चीरते हुए नीचे गिरते पाया। उसकी छाती पर लगा एक अजीब सा विदेशी अल्टीमीटर तेजी से कम हो रहा था। आखिरी पल में जब मौत बस कुछ फीट की दूरी पर थी, उसका पैराशूट एक झटके के साथ खुलता है और वह सीधा जाकर एक घने दमघोंटू जंगल के बीचों बीच गिरता है। रॉयस संभल ही रहा था कि अचानक आसमान से एक और आदमी कुचिलो चिल्लाते हुए गिरता है और फिर एक तीसरा, जिसका पैराशूट खुला ही नहीं और वह एक तोप के गोले की तरह जमीन से टकराकर खत्म हो गया। रॉयस समझ जाता है कि कुछ तो बहुत बड़ा। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर बढ़ाता है, उसे और भी लोग मिलते हैं। एक रूसी सैनिक निकोलाई, जिसके पास भारी भरकम मशीन गन है, इसाबेल जो एक माहिर स्नाइपर है, और स्टैन जो जेल की वर्दी में एक खतरनाक कैदी है। इन सबको एक दूसरे का नाम तक नहीं पता, पर एक बात साफ है, ये सब दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाके और अपराधी हैं। कोई मैक्सिकन कार्टेल का जल्लाद है तो कोई सीरा लियोन का डेथ स्क्वाड सैनिक। लेकिन सवाल यह है कि इन्हें यहाँ साथ क्यों लाया गया है। तभी उनकी नजर एडविन नाम के एक सीधे सादे आदमी पर, जो इस खतरनाक समूह में बिल्कुल फिट नहीं बैठता। रॉयस एक छोटा सा प्रयोग करता है। वह एक पत्ती पर धातु का टुकड़ा रखता है, लेकिन वह कंपास की तरह दिशा दिखाने के बजाय पागलों की तरह घूमने लगता है। इसका मतलब साफ था, वे धरती के किसी भी साधारण हिस्से में नहीं थे। यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र और यहाँ के लुप्त हो चुके जहरीले पौधे चीख चीख कर कह रहे थे कि वे किसी और ही दुनिया में कैद हो चुके हैं। जंगल की खामोशी अब और भी डरावनी होने लगी थी। रॉयस और उसकी टीम, जिसमें दुनिया के सबसे क्रूर शिकारी शामिल थे, अब एक ऐसी पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुके थे जहां से नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आसमान में एक नहीं बल्कि तीन तीन विशाल चंद्रमा चमक रहे थे। ये साफ था, वे अब पृथ्वी पर नहीं थे बल्कि किसी दूसरे ग्रह पर एक गेम रिजर्व यानी शिकारगाह में थे, जहां उन्हें शिकार बनाने के लिए लाया गया था। अचानक झाड़ियों में हलचल होती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अजीबोगरीब दिखने वाले खूंखार शिकारी कुत्ते उन पर हमला कर देते हैं। ये कुत्ते किसी सामान्य जानवर जैसे नहीं थे। इनके शरीर पर नुकीले कांटे थे और इनकी रफ्तार बिजली जैसी थी। गोलियों की गरगराहट से पूरा जंगल गूंज उठाता है। रॉयस और रूसी सैनिक निकोलाई अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। अफरा तफरी के बीच ये कुत्ते उतनी ही तेजी से वापस लौट जाते हैं जितनी तेजी से आए थे। रॉयस को तुरंत समझ आ जाता है कि यह हमला उन्हें मारने के लिए नहीं बल्कि उनकी क्षमता को परखने के लिए था। वे बस कुत्ते थे, असली शिकारी तो अभी आने बाकी थे। टीम आगे बढ़ती है और उन्हें एक ऐसी जगह मिलती है जो किसी बूचड़ खाने जैसी लग रही थी। वहां एक प्रेडेटर को लोहे की जंजीरों से बांधकर लटकाया गया था। उसे टॉर्चर किया गया था। तभी तीन साएं बिजली की गति से उनके बीच से गुजरते हैं। हवा में अदृश्य होकर घूमने वाले ये शिकारी ब्लैक सुपर प्रेडेटर्स अपना खेल शुरू कर चुके थे। एक एक करके टीम के सदस्य अलग होने लगते हैं। मोम्बासा, जो सिएरा लियोन का एक घातक सिपाही था, जाल में फंस जाता है और उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता है। दहशत के इस माहौल में टीम को एक रहस्यमयी अजनबी मिलता है, नोलैंड पिछले कई सीजन्स से इस ग्रह पर छिपकर जिंदा बचा हुआ था। वह उन्हें एक पुराने खराब हो चुके एलियन मलबे के अंदर ले जाता है। नोलैंड की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, वह खुद से बातें करता था। उसने रॉयस को एक कड़वा सच बताया, यहाँ हर साल सबसे बेहतरीन शिकारियों को लाया जाता है ताकि ये एलियन शिकारी अपनी युद्ध कला को और निखार सकें। यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन नोलैंड के इरादे भी नेक नहीं थे। वह खुद को बचाने के लिए रॉयस और उसकी टीम को ही मारकर उनका सामान लूटना चाहता था। उसने उस कमरे में धुआं भर दिया जहां वे सो रहे थे ताकि उन्हें मार सके। लेकिन इस शोर शराबे ने असली शिकारियों को उनकी लोकेशन दे दी। अब एक तरफ पागल नोलैंड था और दूसरी तरफ वे अदृश्य शिकारी जो मौत बनकर उनके सिर पर मंडरा रहे थे। नोलैंड के ठिकाने के अंदर अफरा तफरी मच चुकी थी। धुएं के गुब्बार के बीच नोलैंड को एहसास हुआ कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने जिन्हें शिकार समझकर फंसाया था वे शिकारी निकले, लेकिन असली आफत तो बाहर खड़ी थी। जैसे ही प्रेडेटर नोलैंड के कमरे में घुसा, उसकी थर्मल विजन ने सब कुछ साफ देख लिया। नोलैंड, जिसने सालों से मौत को चकमा दिया था, एक झटके में प्रेडेटर ने उसका अंत कर दिया। रॉयस और बाकी लोग किसी तरह धमाका करके वहां से बाहर निकलने में कामयाब रहे। अब जंगल में जान बचाने की नहीं बल्कि आमने सामने की जंग शुरू हो चुकी थी। टीम का सबसे शांत और खतरनाक सदस्य हंजो, जो कि याकूजा का एक हत्यारा था, अपनी जगह पर रुक गया। उसने अपनी जैकेट उतारी और अपनी समुराई तलवार कटाना निकाल ली। उसके सामने खड़ा था एक फाल्कनर प्रेडेटर। बाकी टीम आगे बढ़ गई, लेकिन हंजो वहीं डांटा रहा। यह नजारा किसी महाकाव्य की तरह था। एक तरफ इंसान की हजारों साल पुरानी युद्ध कला और दूसरी तरफ ब्रह्मांड का सबसे उन्नत शिकारी। हवा में तलवार और प्रेडेटर के ब्लेड आपस में टकराए। हंजो ने अपनी फुर्ती से प्रेडेटर को जख्मी कर दिया, लेकिन खुद भी वार झेल गया। अंत में एक साथ दोनों ने एक दूसरे पर वार किया। हंजो ने उस एलियन शिकारी को मार तो गिराया,
लेकिन उसे अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी। अब केवल रॉयस, इसाबेल और वह रहस्यमयी एडविन बचे थे। रॉयस को समझ आ गया था कि प्रेडेटर्स का अपना एक जहाज है। वह वापस उस बंधे हुए प्रेडेटर के पास पहुंचा। रॉयस ने एक जुआ खेला। उसने प्रेडेटर को आजाद करने का फैसला किया ताकि वह बदले में उसे घर ले जाने के लिए जहाज उठा सके। लेकिन ठीक उसी वक्त एडविन ने अपना असली चेहरा दिखाया। वह कोई मासूम डॉक्टर नहीं बल्कि एक साइकोपैथ हत्यारा था जिसने इसाबेल को जहरीले छुरे से लकवा मार दिया। रॉयस को अब 2 मोर्चों पर लड़ना था। एक तरफ वह गद्दार इंसान और दूसरी तरफ वह 7 फीट का ब्लैक सुपर प्रेडेटर जो अपने आजाद हुए दुश्मन को मारने आ पहुंचा था। जंगल अब किसी जलते हुए नर्क में तब्दील हो चुका था। गद्दार एडविन अब अपने असली रंग दिखा चुका था। उसने इसाबेल को एक न्यूरोटॉक्सिन से लकवा मार दिया था ताकि वह उसे तड़पते हुए देख सके। एडविन का मानना था कि वह भी इन प्रेडेटर्स की तरह ही एक शिकारी है क्योंकि पृथ्वी पर वह एक सीरियल किलर था। लेकिन रॉयस उसने एडविन की बातों में आने का नाटक किया और बड़ी चालाकी से उसे एक जाल में फंसा दिया। रॉयस ने एडविन को विस्फोटक से लैस करके एक चारे की तरह इस्तेमाल किया। जैसे ही ब्लैक सुपर प्रेडेटर एडविन के पास पहुंचा, एक जोरदार धमाका हुआ। एडविन का अंत हुआ, लेकिन वह महाबली शिकारी अब भी जिंदा था। अब मुकाबला था रॉयस और उस 7 फीट ऊंचे दानव के बीच। रॉयस ने आदिम तकनीक का सहारा लिया। उसने अपने शरीर पर कीचड़ मल लिया ताकि प्रेडेटर की थर्मल विजन उसे देख न सके और चारों तरफ आग लगा दी ताकि उसकी लोकेशन का पता न चले। दोनों के बीच खूनी संघर्ष शुरू हुआ। रॉयस अपनी चतुराई से उस पर वार कर रहा था, लेकिन प्रेडेटर की ताकत बेमिसाल थी। जब प्रेडेटर रॉयस को खत्म करने ही वाला था, तभी अधमरी हालत में इसाबेल ने अपनी स्नाइपर राइफल से एक सटीक निशाना साधा। उस एक पल की देरी ने रॉयस को मौका दे दिया। रॉयस ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से प्रेडेटर का सिर धड़ से अलग कर दिया। शिकारी खुद शिकार बन चुका था। सुबह की पहली किरण के साथ रॉयस और इसाबेल लहूलुहान और थके हुए उस तबाही के मंजर के बीच बैठे थे कि आसमान में एक साथ दर्जनों पैराशूट खुल गए। रॉयस और इसाबेल ने दूर क्षितिज पर उन गिरते हुए पैराशूट्स को देखा। इसाबेल ने अपनी राइफल संभाली और रॉयस की ओर देखा। रॉयस और इसाबेल जंगल की अनंत गहराइयों में खो चुके थे। इसी के साथ खत्म होती है यह खौफनाक और रोमांचक दास्तां।